प्रमुख रूप से सुपर टेट के इन्वायरमेंट है, और सुपर टेट के पर्यावरण के अंतर्गत लगातार हमने पर्यावरण क्या है, पर्यावरण मानव से संबंध, पर्यावरणीय अवधारणाएं, फिर पारिस्थितिकी, फिर उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र। अब उसके आगे बढ़ करके हम एक नए चैप्टर पर बातचीत करने जा रहे हैं जिसका नाम है जैव विविधता, अंग्रेजी में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो चलिए दोस्त, हम चर्चा करेंगे आपसे जैव विविधता की। और अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम शब्द को समझने का प्रयास करें कि जैव विविधता शब्द लिखा है क्या, जैव विविधता शब्द लिखा है, तो अगर हम जैव विविधता शब्द के अगर हम यहाँ पर अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ निकालने का प्रयास करें, तो सबसे पहले आप जरा ये बताइए कि जैव शब्द को क्या हम जीव लिख सकते हैं क्या? भाई जैव का मतलब सीधा जैविक या जीव होता है, हमने जीव लिख दिया। इस विविधता का दो अर्थ होता है, एक होता है भिन्न भिन्न प्रकार के, एक होता है, इसका क्या अर्थ होता है, एक इसका अर्थ होता है भिन्न भिन्न प्रकार के। और इसका विविधता का एक अर्थ होता है हमारा क्या, इसका एक अर्थ होता है हमारा बहुलता, या इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं अधिकता बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि भिन्न भिन्न प्रकार के इसका अर्थ हुआ, और एक अर्थ क्या हुआ, बहुलता या अधिकता। हमने कुछ नहीं किया, जैव शब्द का मतलब जीव लिख दिया, और विविधता का जो दोनों अर्थ होता है हमने दोनों अर्थ को लिख दिया। अब शुरू करिए, परिभाषा कैसे बनानी है कि जैव विविधता से क्या तात्पर्य है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की बहुलता या अधिकता का अध्ययन करना, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की बहुलता या अधिकता का अध्ययन करना ही हमारा कहलाता है क्या, जैव विविधता। देखिए दोस्त, बहुत ही सरल तरीके से, जैव का मतलब जीव और विविधता का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के और बहुलता या अधिकता। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की बहुलता या अधिकता का जब हम किसी स्थान विशेष पर अध्ययन करते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए पहले एक लाइन में हम परिभाषा लिख लीजिएगा कि जैव विविधता, हेडिंग बनाएंगे आप, सबसे पहले वो फ्रेम आप जरूर बना लीजिएगा, फिर उसी के नीचे लिखिएगा उसी के नीचे नोट्स में लिखेगा से तात्पर्य भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की बहुलता या अधिकता के अध्ययन से होता है। ठीक है, जैव विविधता से तात्पर्य भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की बहुलता या अधिकता से होता है। अब जैसे हम एक उदाहरण की बात करते हैं, जैसे हमने ये एक परितंत्र ले लिया, हमने माना कि ये क्या है, परितंत्र है, और परितंत्र को हम सीधे तौर पे हमने कह दिया कि हम एक गांव में गए हैं और ग्रामीण परितंत्र में बात करें, तो यहाँ पे तो जैविक अजैविक दोनों मौजूद है। अब देखिए, इस गांव में ढेर सारे क्या हैं, मनुष्य हैं। तो देखिए, मनुष्यों में 3 प्रजातियां आपको मिल जाएंगी। कौन कौन सी? जैसे पुरुष हो गया, महिला हो गई और ट्रांसजेंडर हो गए। एक ये 3 हो गया। कुत्ते की ढेर सारी प्रजातियां हो गई, बिल्ली की ढेर सारी। अगर ये अधिक मात्रा में एक स्थान विशेष पर मौजूद है तो इसी को हम क्या कह देंगे, जैव विविधता कह देंगे।
क्लियर हुआ। अब दूसरा जो एग्जाम का बिंदु है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1985 ईस्वी में W.G. रोजेन महोदय ने किया था। W.G. रोजेन महोदय ने किया था। ठीक है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो सबसे पहले तो कब किया गया 1985 ईस्वी में, और किसने किया, रोजेन महोदय ने किया। ये बात, एक बात इसमें और आपको नोट करके रखनी होगी, वो शब्द क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जैव विविधता शब्द का संप्रत्यय के रूप में, मतलब अवधारणा इसकी समझ के रूप में, संप्रत्यय के रूप में 1986, ठीक एक वर्ष बाद 1986 ईस्वी में विल्सन महोदय ने किया था। किसने किया था, विल्सन महोदय ने किया था। तो अब ये हमारी एक समझ हो गई, और इससे संबंधित जो सामान्य प्रकार के प्रश्न बनते हैं ये बातें आपने क्लियर कर लिया। आपने ये ध्यान दे दिया कि जैव विविधता किसे कहते हैं, जीव, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की किसी परितंत्र विशेष में बहुलता या अधिकता जो होती है उसी का अध्ययन विशेष रूप से हमारा क्या है, जैव विविधता है। ठीक है, और आगे आपने इन सब बातों को नोट्स के रूप में उतार लिया। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक नया कॉन्सेप्ट कि जैव विविधता के लिए शर्त। अगर हम बात करें कि किसी भी स्थान विशेष पर, या ऐसे लिखे जैव विविधता के लिए शर्त, तो अगर हम जैव विविधता के लिए शर्त की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए ये एकदम समझ की बात है, आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पे जोर नहीं देना है। एक शब्द लिखा है जैव का मतलब क्या है, आपने अभी थोड़ी देर पहले जाना, जैव का मतलब क्या है, जीव है। अब जीवों की संख्या किसी स्थान विशेष पर ज्यादा कैसे होगी, ये बातों की वो मतलब जिक्र कर रहा है आपसे कि किसी भी स्थान विशेष पर जो जैव विविधता का शर्त है वो क्या होगा, कैसे ढेर सारे वृक्ष हो जाएंगे, ढेर सारे वहां पर विविध प्रकार की प्रजातियां हो जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसका दो प्रकार का शर्त होता है। एक होता है कि वह स्थान विशेष जहां पर वर्ष भर अत्यधिक तापमान रहता हो। सबसे पहला शर्त ध्यान दीजिएगा कि वह स्थान विशेष जहां पर वर्ष भर सबसे ज्यादा तापमान रहता हो, वह हमारा क्या है, वो हमारे जैव विविधता का एक सबसे महत्वपूर्ण क्या है, शर्त है। ठीक है, दूसरा शर्त क्या है, वह स्थान विशेष जहां पर
जहां पर वर्ष भर अत्यधिक तापमान रहता हो। दो बातें ये आप ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछता हो कि किस स्थान विशेष पर या निम्नलिखित में से किस विशेषता के पाए जाने पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी, तो आप दो बातें याद रखेंगे। नंबर 1 के क्रम पर कि वह स्थान विशेष जहां पर वर्ष भर क्या हो, अत्यधिक तापमान रहता हो, और दूसरी बात क्या है, वह स्थान विशेष जहां पर वर्ष भर अत्यधिक अच्छा दोनों जगह तापमान ही लिख गया क्या, एक सेकेंड, चलिए कोई बात नहीं। जहां पर वर्ष भर अत्यधिक क्या होती हो, वर्षा होती हो, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जहां पर वर्ष भर अत्यधिक वर्षा होती हो, ये हमारा क्या होगा, ये दो हमारे नॉर्म्स होते हैं अत्यधिक जैव विविधता के। पहला सबसे ज्यादा जहां पर वर्ष भर तापमान हो, और एक सबसे ज्यादा जहां पर वर्ष भर क्या होती हो, वर्षा होती हो। क्लियर हुआ, तापमान और वर्षा, ये नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दो शर्त था, इसी दो शर्त के आधार पर अब अगली हेडिंग का हम निर्धारण करेंगे, और अगली हेडिंग होगी जैव विविधता क्षेत्र। जैव विविधता क्षेत्र। तो हम जैसे ये पृथ्वी का हमने बनाया, इसको हमने माना ये 0 डिग्री है, ये 33.5 डिग्री उत्तर में लिख दिया, खींच दिया हमने, और ठीक इसी प्रकार से एक 33.5 डिग्री हमने कहाँ पे खींच दिया, दक्षिण में खींच दिया। ठीक है, ये हमारी कौन सी रेखा है, मकर रेखा हो गई, और ये हमारी कौन सी रेखा हो गई, कर्क रेखा। एक हो गया 66.5 डिग्री पे हमने रेखा खींच दिया, आर्कटिक था उधर, और यहाँ 66.5 डिग्री हमारा अंटार्कटिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। इसको हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। उष्ण कटिबंध बोलते हैं, आपको ये बात भूगोल में पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं बताया गया तो बताया जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। अब कटिबंध का मतलब क्षेत्र होता है, ये याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार से ये 33.5 से 66.5 डिग्री, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। अभी क्यों बोलते हैं हम बताते हैं आपको, आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा केवल। और ये वाला जो हमारा भाग है, ये भाग है जो यहाँ से, अब चूंकि ये 90 डिग्री यहाँ हो गया और ये 90 डिग्री यहाँ हो गया, तो ये जो हमारा 90 डिग्री ये जो हमारा 90 डिग्री वाला जो भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शीत कटिबंध बोलते हैं। और ठीक इसी प्रकार से इसको भी हम क्या बोल देते हैं, शीत कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, ठीक दोस्तों, चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये सूर्य है, तो सूर्य की किरणें, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, हाँ, इस पर सूर्य की किरणें वर्ष भर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। और इस पे वर्ष भर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने के कारण जो पहला शर्त था आपका कि सर्वाधिक तापमान, अब चूंकि देखिए 33.5 डिग्री से, मतलब जो सूर्य की किरणें, अगर जब ये सूर्य उत्तरायण होता है तो सूर्य कभी भी 33.5 डिग्री से
पे से आगे की ओर सीधा नहीं होता है, और ठीक स्थिति यहां तक भी वही होती है कि फिर इससे आगे नहीं होता है। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है इस पे वर्ष भर सूर्य की किरणें आती रहती हैं, और वर्ष भर सूर्य की किरणें आने के कारण, इसी कारण इसमें सबसे ज्यादा उष्ण का मतलब होता है उष्मा। तो सबसे ज्यादा उष्मा प्राप्त करने के कारण इसको हम कहते हैं कौन सा कटिबंध? उष्ण कटिबंध। ठीक है। और अगर हम बात करें शीतोष्ण की, तो देखिए यह वह भाग है जिसमें वर्ष भर क्या होता है? उष्ण भी होता है और शीत दोनों का प्रभाव होता है। इसीलिए इसको मिला जुला रूप में हम क्या बोलते हैं? 33.5 से 66.5 उत्तर भी और दक्षिण भी। तो इसको हम मिले जुले रूप में हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध, मतलब उष्ण और हम इसको बोलते हैं शीतोष्ण, मतलब शीत का भी प्रभाव है और उष्ण का भी प्रभाव है। और अगर हम लास्ट में आए तो हम अगर इसकी बात करते हैं तो सूर्य की किरणें यहाँ न के बराबर प्राप्त होती है, इस कारण यहाँ वर्ष भर बर्फ जमा रहता है, और बर्फ जमे रहने और वर्ष भर ठंडी के कारण हम यहाँ पे शीत का माहौल होता है, और इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध बोलते हैं। तो अब देखिए हमारे मुख्य बिंदु जो हमारे अध्ययन का है वो है ये भाग। ये वो भाग है जहां पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। तो वर्ष भर सीधी किरणें पड़ने के कारण सबसे ज्यादा तापमान कहां पर है? यहां पर है। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि जहां तापमान ज्यादा होगा, तो अब चूंकि यहाँ पे हमारा भूमध्य सागर का भी भाग है, तो भूमध्य सागर को होने के कारण यहाँ पर वाष्पीकरण, भाई तापमान ज्यादा है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और वाष्पीकरण जब यहाँ पर ज्यादा होगा तो वर्षा भी यहाँ पर ज्यादा होती है। और भूगोल में वर्षा नामक चैप्टर में पढ़ेंगे कि यहाँ पर अत्यधिक उष्ण होने के कारण यहाँ पर दैनिक वर्षा होती है। तो दैनिक वर्षा होने के कारण यह भाग सर्वाधिक जैव विविधता वाला भाग कहा जाता है। पहली बात समझिए, अभी हम नोट्स आगे कराते हैं, अच्छे से करा रहे हैं, अब पहले समझिए। अब देखिए ये जो लाइन है, ये वाली जो हमारी लाइन है, कौन सी लाइन? ये लाइन। इस लाइन को किस नाम से जाना जाता है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप इसको बोलते हैं कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। या आप इसी को कौन सी रेखा बोलते हैं? तो इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है। तो अब अगर ये प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा, जो अभी जस्ट 2019 वाले में प्रश्न पूछा कि सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ होती है? भूमध्य रेखी क्षेत्र में। अब अगर ऑप्शन में भूमध्य रेखा दिया हुआ है तो सबसे सटीक आंसर आपका क्या होगा? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब अगर भूमध्य रेखा ऑप्शन में नहीं है और प्रश्न यही पूछा है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पर होती है, तब आप ये ध्यान देंगे कि ये हमारा भूमध्य रेखा आता है किसमें? उष्ण कटिबंध में। तो हो सकता है इसमें दिया। ठीक है, यहां तक। अब एक दूसरे टाइप का प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आगे जाने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप जाएंगे वैसे वैसे तापमान घटता जाएगा और बारिश की मात्रा भी घटती जाएगी, चाहे आप उत्तर की ओर जा रहे हो या आप दक्षिण की ओर जा रहे हो। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती चली जाती है, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, अब अगर आप इधर से इधर की ओर जा रहे हैं तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर हमारी जैव विविधता की मात्रा क्या होगी? भाई जब इस पर आप आइएगा तो दोनों प्रभाव बढ़ेगा, तो जैव विविधता की मात्रा बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये बात यहां पर क्लियर हुआ। तो इसके पहले वाले में ये बातें आप नोट कर लीजिएगा, इसको हम नहीं लिखा रहे हैं, अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और जो आपके ये जो समझे हैं इसको हम यहां पर आपको नोट करा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैव विविधता के क्षेत्र की बात करते हैं तो लिखेगा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता
पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय क्षेत्र या उसी को हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। अब इस चीज को एक लाइन और आगे मेंशन करके लिखिएगा। अगर ये नहीं मिलता है तो पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब इसके अंतर्गत शामिल होगा हमारा क्या, इसके अंतर्गत शामिल है हमारा विषुवत और कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। ये इसके अंदर ही अब शामिल हो गया, पर पाई जाती है। इन्हीं दोनों के आधार पे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। पर पाई जाती है, ये दो बातें आप महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देंगे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय क्षेत्र या विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। और कह रहा पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहां, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर पाई जाती है। ये इसके अंदर ये मेंशन है। अब नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा आगे कि भूमध्य रेखा से दोनों ओर का सीधा सा मतलब है, चाहे उत्तर की ओर जा रहे हों, चाहे आप उत्तर की ओर जा रहे हों, चाहे आप दक्षिण दिशा की ओर, दोनों ओर जाने पर जैव विविधता घटती चली जाती है। ठीक है दोस्त, भूमध्य रेखा से दोनों ओर, चाहे आप उत्तरी गोलार्ध की ओर जा रहे हो, चाहे दक्षिणी गोलार्ध की ओर जा रहे हैं, जाने पर हमारी जैव विविधता क्या होती है, घटती है। और जस्ट इसी का विपरीत भी एक प्रश्न बनता है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर पर जहां आपने जैव विविधता और जहां की जैव विविधता कहते हैं, उसके शाब्दिक अर्थों के आधार पर सबको किसने दिया, में 1985 में दिया उन्होंने, उसके बाद संप्रत्यय के आधार पर किसने प्रयोग किया, जैसे विल्सन ने 1986 में। इन बातों को हमने जाना। इसके बाद हमने आगे बढ़कर आपसे बातचीत किया हुआ था कि जैव विविधता के लिए शर्त, और शर्त में आपने दो बात जाना था कि पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहां पर वर्ष भर अत्यधिक तापमान पाया जाता है, और इसका दूसरा शर्त आपने जाना था कि वह स्थान विशेष जहां पर वर्ष भर अत्यधिक सामान्य से ज़्यादा वर्षा होती हो। इसी के आधार पर हमने सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र भी जान लिया था कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता हमारी विषुवत, जैसे हमने ये ऐसे बनाया हुआ था, तो ये 0 डिग्री है, ये हमने आपको बताया था, ये कर्क रेखा हो गया, ये हमारा ये कर्क रेखा हो गया, और ये हो गया मतलब 23.5 66 इधर आगे की ओर हमने बढ़े थे। तो हमने आपको बताया था कि सर्वाधिक जैव विविधता हमारे कहाँ पाई जाती है, हमारे भूमध्य रेखा क्षेत्र में पाई जाती है, या इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। अब अगर ऑप्शन में अगर आपके नहीं है भूमध्य रेखा, या अगर ऑप्शन में नहीं है आपके विषुवत रेखा, तो ऐसी दशा में दोस्त आप क्या करेंगे, आप प्रयोग करेंगे वहां पर मूल रूप से क्या, उष्ण कटिबंधीय
क्षेत्र हमने बताया क्यों, क्योंकि जब अगर हमने यहाँ पे बताया हुआ था कि ये हमारी क्या है, ये हमारा उष्ण कटिबंध है, लेकिन अब अगर हमारा ये नहीं दिया हुआ है भूमध्य रेखा, तो ये पूरा क्षेत्र जो होता है, क्योंकि हमने बताया था कि सूर्य जब उत्तरायण होता है तो वो इसके ऊपर नहीं जाता है, मतलब सूर्य की सीधी किरणें, और इसके ऊपर नहीं जाता है, तो इस आधार पर आपने जाना था उष्ण कटिबंध। इसके आगे दो बातें आपको लिखाना बाकी रह गया था, तो उसको आप नोट्स के क्रम पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट्स आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कल के वीडियो में शेष बच गया था, उसमें पहली पॉइंट्स लिखना था कि ध्रुवों से जैसे जैसे हम, मतलब ध्रुव से, ध्रुव कहाँ, जैसे ये है तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री हमारा ध्रुव है, और ये बीच में हमारा भूमध्य रेखा है। तो ध्रुवों से दोनों तरफ से जैसे जैसे हम किधर की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे जैव विविधता क्या होगी। अब जाहिर सी बात है कि आप इस क्षेत्र के जितना नज़दीक बढ़ेंगे उतनी ही जैव विविधता क्या होती जाएगी, जैव विविधता बढ़ती चली जाएगी। ठीक इसी का अपोजिट, मतलब बातें वही लिखी है, लेकिन प्रश्न जो घुमा करके पूछता है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, तो ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता पर क्या होगा। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ सर्वाधिक होती है, जैसे जैसे आप दूर की ओर जाएंगे वैसे वैसे जैव विविधता हमारी क्या होती जाएगी, घटती जाती है। तो ये आप दो पार्ट्स आप नोट्स में आप मेंशन करके रखेंगे, या इसको नोट करके आप रखेंगे। ठीक है दोस्त, अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे हम लेते हैं हेडिंग आपका मूल रूप से हमारा होगा जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के प्रकार। जब हम जैव विविधता के प्रकार की बात करेंगे तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे एक फ्रेम के थ्रू समझा दे रहे हैं, उसके बाद एक एक को अलग अलग विस्तार से हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम आपको नोट्स बनवा देंगे। जैव विविधता के प्रकार की बात करेंगे तो दोस्त आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला होता है हमारा कौन सा, आनुवांशिक जैव विविधता होता है। कौन सा, आनुवांशिक जैव विविधता। और अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरा हमारा कौन सा होता है, दूसरे नंबर पर हम आएंगे तो दूसरा हमारा होता है प्रजाति जैव विविधता। इसको भी हम विस्तार से समझेंगे। और हमारा जैव विविधता का तीसरा प्रकार कौन सा होता है, जैव विविधता का तीसरा प्रकार हमारा होता है जिसको हम कहते हैं समुदाय या ऑब्लिक लगाते हैं हम और लिखते हैं परितंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। और समुदाय या परितंत्र जैव विविधता, समुदाय या परितंत्र जैव विविधता, ये हमें तीन जैव विविधता के प्रकार को विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। तो आप सबसे पहले ऐसे फ्रेम बना लीजिएगा कि जैव विविधता को के कुल कितने प्रकार हैं या कितने प्रकार का अध्ययन किया जाता है। तो तीन प्रकार का, तीनों कौन कौन सा, आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता, समुदाय या परितंत्र जैव विविधता। ठीक है, अब एक एक को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं नंबर 1, और नंबर 1 की बात करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 को हम कहते हैं कौन सी जैव विविधता, आनुवांशिक जैव विविधता। हमारी पहली कौन सी विविधता है, आनुवांशिक जैव विविधता। अब अगर हम आनुवांशिक जैव विविधता की बात करते हैं तो आपको एक वैज्ञानिक का नाम आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा, जिनका नाम है क्या, लैमार्क। आपको पता होगा कि लैमार्क महोदय ने एक प्रयोग किया था, और इन्होंने प्रयोग किसके ऊपर किया था, तो आपको पता होगा कि लैमार्क महोदय ने अपना प्रयोग किया था किसके ऊपर, जिराफ के ऊपर। ठीक है, आनुवांशिक जैव विविधता को समझने के लिए हम लैमार्क की थियरी को समझेंगे और बिना किसी प्रेशर का हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिएगा, ध्यान दीजिए। लैमार्क महोदय ने क्या कहा, लैमार्क महोदय ने जिराफ में पर प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि जैसे ये कोई एक पीढ़ी है, हम आगे की ओर बढ़े, उन्होंने कहा ये दूसरी पीढ़ी है,
उन्होंने फिर कहा कि ये तीसरी पीढ़ी है और इस प्रकार से ये हमारी अगली पीढ़ी होगी। लेमार्क महोदय ने कहा कि जैसे कोई एक पीढ़ी है, इस पीढ़ी विशेष के जब गुणों का हस्तांतरण होता है तो इन्होंने कहा कि जो ये पूर्वजों से प्राप्त किया है, जो इसने पूर्वजों से प्राप्त किया होगा, इसका हमेशा कितना प्रतिशत होगा? 100%। ध्यान दीजिएगा, कितना प्रतिशत होगा? 100%। अब लेमार्क की थियरी का नाम क्या है? इन नाम को जान जाइए तो ये आसान हो जाएगा। इन्होंने लेमार्क की थियरी इन्होंने क्या कहा था? अर्जित गुणों का सिद्धांत। अर्जित गुणों का सिद्धांत, ये किसकी थियरी का नाम है? ये लेमार्क की थियरी का नाम है। अब देखिए, समझिए बात को। इन्होंने क्या कहा कि पूर्वजों से हम जो कुछ भी गुण विशेषता प्राप्त करते हैं उसका 100% हम अगली पीढ़ी में क्या करते हैं? हस्तांतरित करते हैं। मतलब हर पीढ़ी के द्वारा यही कार्य किया जाता है। हमें जितना भी अपने माँ बाप से मिलता है हम उसका 100% अपने आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने थियरी दिया, इन्होंने कहा कि आनुवांशिकता का पूर्वजों से प्राप्त तो हस्तांतरण करते हैं, साथ ही साथ किसी पीढ़ी विशेष के द्वारा जो सीखा जाता है उसका हस्तांतरण जब होता है अगली पीढ़ी में, तो ये जो इस पीढ़ी के द्वारा जैसे कोई भी गुण सीखा गया तो ये इस पीढ़ी में थोड़ा सा विकसित रूप में, थोड़ा सा और सुधरे रूप में आता है और आकर के इस अगली पीढ़ी में विविधता उत्पन्न कर देता है। और इसी विविधता को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक। जैसे इन्होंने कहा, हमने प्रयोग किया किसके ऊपर? जिराफ के ऊपर। जिराफ पहले गाय भैंस के समान एक सामान्य जीव था जो घास को पृथ्वी के समतल मैदानों से यहाँ पे अपने सामान्य गर्दन के द्वारा खाया करता था। किसी कालांतर में किसी समय विशेष पर समतल भूमि से घास समाप्त हुए और भोजन की तलाश में या भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए करना क्या पड़ा कि जिराफ को पेड़ पौधों के पत्तों को खाने के लिए आश्रित होना पड़ा या उस पर निर्भर होना पड़ा। तो उन्होंने कहा जैसे ये एक पीढ़ी है, इसने सबसे पहले पेड़ पौधों के पत्तों को खाने के लिए उचकना सीखा और अगली पीढ़ी में ये देखा गया कि अगली पीढ़ी का जब जन्म हुआ तो उसका गर्दन ही आगे का थोड़ा सा क्या हो गया? बड़ा हो गया। इन्होंने कहा कि इसने थोड़ा सा गर्दन बड़ा हुआ, फिर भी ये प्रयासरत रही। जब इसका हस्तांतरण अर्जित गुणों का हुआ तो इसका गर्दन थोड़ा सा और बड़ा होगा। ये भी प्रयास करता रहा, इसका और बड़ा हो गया और यही देन है कि क्या हो गया? जिराफ का गर्दन ही बड़ा हो गया। तो समझिए बात को, समझना क्या है आपको कि जब कोई पीढ़ी विशेष आनुवांशिकता का हस्तांतरण करता है तो जो कुछ वो पूर्वजों से प्राप्त करता है उसको करता है, साथ में जो अर्जित किया होता है उसको करता है। तो जो अर्जित किया गया होता है या जो सीखा गया होता है वह ज्ञान अगली पीढ़ी में थोड़ा विकसित सुधरे दशा में आता है और आने वाली पीढ़ी में ये विविधता उत्पन्न कर देता है। इसी विविधता को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। ये पहला पॉइंट था। आनुवांशिक जैव विविधता का एक दूसरा प्रकार भी है, मतलब इसी के अंतर्गत आपको ध्यान देना समझना है कि एक शब्द है कि आनुवांशिक जैव विविधता क्या होता है। देखिए, जैसे इस पीढ़ी को अपने पूर्वजों से जो कुछ प्राप्त हुआ, ये आपने अभी इसके पहले जाना कि 100% क्या करता है? अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कर देता है। अब ये 100% इसको किया, ये 100% इसको किया। आपने ये देखा होगा, अपने व्यवहार में पाया होगा कि कोई एक बच्चा हुआ जो कि शकल, जैसे आप चेहरे से शारीरिक बनावट, रूप, रंग, ढांचा, बात करने की क्षमता, बोलने की शैली, सोचने की शैली, ये उसके माता पिता से नहीं मैच कर रहा बल्कि उसके दादाजी से मैच कर रहा। आखिरकार क्यों? ऐसा देखा होगा कि दादा कहते हैं ना कि अरे ये आपका लड़का पूरी तरीके से अपने दादा पर गया है। ये कैसे होता है? जब देखिए होता क्या है कि जब जैसे आनुवांशिकता का हस्तांतरण होता है तो जो हम अपने
पूर्व में अर्जित किए हैं गुण वो 100% हम करते हैं, लेकिन ये इनकी विशेषता इनमें दिखाई देगी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जब इसके जीव का निर्माण हो रहा था उस समय इनके जीन्स क्रियाशील हुए या इसके पहले वाले जो आए थे ये हुए। जो वाला क्रियाशील होगा उनका गुण दिखाई देगा। तो जैसे इनसे कोई गुण विशेषता चली, यहाँ आया लेकिन ये क्रियाशील नहीं हुआ, यहाँ आया क्रियाशील नहीं हुआ, और यहाँ आया और यहाँ आकर के क्रियाशील हो गया। तो देखिए, जब किसी गुण, जब किसी विशेषता का कई पीढ़ियों तक, एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी तक लोप हो जाता है और उसके बाद वो प्रदर्शित होती है, तो चल रहे वातावरण परिस्थितियों में क्या कर देती है, विविधता उत्पन्न कर देती है। और यही विविधता हमारी क्या कहलाती है। अब चूंकि ये आनुवांशिक कारणों से हो रहा है तो इस विविधता को हम क्या कहेंगे, आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। तो चलिए नोट्स बनाइए। आइए, आप हेडिंग बनाए हैं पहले से, आनुवांशिक जैव विविधता। सबसे पहले लिखिएगा कि लैमार्क महोदय ने अपने अर्जित गुणों के सिद्धांत, अर्जित गुणों के सिद्धांत के माध्यम से बताया कि एक पीढ़ी अर्जित गुणों के सिद्धांत से बताया कि एक पीढ़ी, गड़बड़ है, एक सेकेंड, हाँ, एक पीढ़ी जब आनुवांशिकता का हस्तांतरण करती है तो पूर्वजों से प्राप्त गुणों के साथ साथ, पूर्वजों से प्राप्त गुणों के साथ साथ अर्जित, अर्जित किसे कहते हैं, सीखा गया गुण हमारा क्या कहलाएगा, अर्जित कहलाता है। तो अर्जित गुणों का भी हस्तांतरण, अर्जित गुणों का भी हस्तांतरण करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अर्जित गुण अगली पीढ़ी में और भी विकसित रूप में उत्पन्न होकर विविधता उत्पन्न कर देते हैं, विविधता उत्पन्न कर देते हैं, जिसे आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, जिसे हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। अब एक जो आपने इधर वाली बात समझी थी, इसको भी एक लाइन में नोट्स कर लीजिएगा कि आनुवांशिकता सदैव अगली पीढ़ी में
सदैव अगली पीढ़ी में 100% हस्तांतरित होती है। कितना होती है? सदैव 100% हस्तांतरित होती है, परंतु गुण व विशेषताओं का प्रदर्शन, परंतु गुण व विशेषताओं का प्रदर्शन कब निर्भर करता है? हमने आपको इसके पहले ही बता दिया कि का प्रदर्शन जीन्स के क्रियाशीलता पर निर्भर, मतलब कौन से जीन्स क्रियाशील हुए जब जीव का निर्माण हो रहा था। अब पता लगा कि एक दो पीढ़ी वाले पहले जो मिल करके आए हैं वो वाले क्रियाशील हुए, तो उनके गुण विशेषताएं होगी, तो जीन्स के क्रियाशीलता पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अब आपके एग्जाम की एक लास्ट लाइन इस विविधता में लिख लीजिएगा कि जब आनुवांशिकता के किसी गुण का लगातार कई पीढ़ियों तक प्रदर्शन नहीं होता है और वह अचानक उत्पन्न हो जाती है, अचानक उत्पन्न हो जाती है, तो वह विविधता उत्पन्न कर देती है, जिसे आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। ठीक है दोस्त, ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए, ये हुआ। नेक्स्ट आते हैं दूसरे नंबर पर। आप ध्यान दीजिएगा, दूसरे नंबर को आप क्या बोलते हैं? प्रजाति जैव विविधता। प्रजाति जैव विविधता, हेडिंग बनाइए, प्रजाति जैव विविधता। प्रजाति जैव, अब देखिए प्रजाति और विविधता किसे कहते हैं, इसको पहले समझ लीजिएगा कि जैसे हम अध्ययन करने के लिए एक परितंत्र ले लिए, इस परितंत्र का क्या नाम है? जैसे चलिए थोड़ा सा और व्यापक लेते हैं। हाँ, जैसे हम ले लेते हैं जंगल, या जंगल शब्द उचित नहीं होगा, वन परितंत्र लिखिए। आप क्या लिखेंगे? वन परितंत्र। अब वन परितंत्र की बात करते हैं तो देखिए वन परितंत्र में एक ही प्रकार की जलवायु पाई जाती है और एक ही अब देखिए एक शब्द इसके लिए और समझना पड़ेगा। शब्द क्या समझना है? एक शब्द होता है जाति और एक शब्द होता है प्रजाति। क्या जाति और प्रजाति में अंतर होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है। देखिए इसमें शेर पाया जाता है, हाथी पाई जाती है, भालू पाया जाता है, लोमड़ी पाई जाती है, हिरण पाया जाता है, ऐसे ही जंगली कुत्ते भी पाए जाते होंगे, कुत्ते भी पाए जाते हैं। अब देखिए किसी परितंत्र विशेष में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को क्या कहा जाता है? ये कहलाती है जाति। ये हमारी किसका उदाहरण है? ये हमारी जाति है। और इनका जो विविध प्रकार होता है वही क्या होती है? ये हमारी क्या होती है? ये हमारी प्रजाति।
तो किसी परितंत्र विशेष में विविध प्रकार के जीव जाति कहलाते हैं, और विविध प्रकार के जीवों की जो विविध वैरायटी होती है, विविध किस्म होता है, वो प्रजाति। जैसे शेर हो गया, तो अब शेर में चीता हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, और इसी तरीके से बाघ हो गया। अब देखिए अब क्या है, जीव तो एक ही प्रकार के हैं, एक ही इनका क्या है, एक ही जलवायु भी है, लेकिन इनके शारीरिक संरचना या बनावट में क्या है, अंतर है। तो इनकी जो शारीरिक संरचना बनावट में अंतर है, यही विविध प्रकार की क्या है, प्रजातियों के मध्य क्या विद्यमान है, प्रजाति जैव विविधता। तो इसको एक लाइन में इसको भी नोट कर लीजिएगा कि जब हम एक परितंत्र के अंदर, जब हम एक परितंत्र के अंदर एक ही जीव की एक ही जीव को एक ही जलवायु, भाई परितंत्र एक ही है, वन था, एक ही जलवायु में कई नस्ल, इसी को हम नस्ल का मतलब क्या है, प्रजाति में पाते हैं, तो वह हमारी प्रजाति जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता कहलाता है। इसे नोट कर लीजिएगा, जैसे आपने देख ही लिया। चलिए, और लास्ट क्रम में आएंगे, और लास्ट क्रम में हम देखेंगे समुदाय या परितंत्र जैव विविधता। ये प्रकार का लास्ट होगा कि समुदाय या परितंत्र जैव विविधता। इसे ये क्या है, देखिए कहने को तो आबलिक लगाता है, लेकिन प्रश्न कभी आपका समुदाय से पूछता है, कभी परितंत्र से अलग अलग पूछता है। तो क्यों ना हम दोनों लोग अलग अलग तरीके से इसको पूरा कवर करने का प्रयास करें। सबसे पहले हम समुदाय समझते हैं। समुदाय में जैसे हमने इसके पहले लिया हुआ था कौन सा परितंत्र, हमने लिया हुआ था ग्रामीण परितंत्र। अब ग्रामीण परितंत्र की अगर हम बात करें, तो जैसे हमने मान लिया कि हम अध्ययन कर रहे हैं किस पर, कुत्ता पर। कुत्ता अध्ययन कर रहे हैं, तो कुत्ते की विविध प्रकार की वैरायटी पाई जाती है। जैसे आपने जानते हैं पग कुत्ता होता है, जर्मन शेफर्ड होता है, और गांव में घूमने वाला कैसा कुत्ता होता है, देसी टाइप का कुत्ता होता है। अब जैसे आप गांव में एंट्री किए, इधर ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप गांव में एंट्री किए, अब देखिए ये एक सड़क है, पहले आए यहाँ चौराहा है, यहाँ चौराहा है, यहाँ चौराहा है, यहाँ चौराहा है, और ये फिर से वापस गांव से बाहर निकला। आप यहाँ पर निकले और रात का 12 बज रहा है। रात के कितने बजे हैं, 12 बजे हैं, और आप इसमें एंट्री मारे। तो जैसे ही आप अंदर एंट्री मारे, ऐसे ही यहाँ पे देखे कि 5-6 कुत्ते बैठे हैं, और आपको देखते ही भूखने लगे। आप आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे भूखते हुए आ रहे हैं। इनका इलाका खत्म हुआ, पीछे से लौट गए। फिर आगे की ओर बढ़े तो देखा अगला चौराहा आया, यहाँ 5-6 कुत्ते बैठे हैं, और ये जो है कि आपको जैसे ही देखे वो गर्दन उठाए, देखे आप आ रहे, फिर से सो गए, इनसे कोई लेना देना नहीं। आप आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़े, देखे अगले चौराहे पर 4-5 फिर मोटे मोटे बैठे हैं। आप यहाँ पे पहुंचे तो इनको जब देखे तो ये जैसे आपको देखे ये उठ के भाग गए। फिर बोले अच्छा कोई बात नहीं, आगे की ओर बढ़े। फिर आगे चौराहा पड़ा, देखा यहाँ पे तो कोई कुत्ता ही नहीं है, और आप आगे की ओर बढ़ रहे थे, तब से पीछे से ठोया, काट लिया, और आप सहलाते हुए गांव से बाहर निकल गए। अब देखिए एक ही परितंत्र में
विविध प्रकार की ये क्या है, समुदाय, मतलब एक ही परितंत्र के में विविध प्रकार के स्थानों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, समुदाय। और एक ही प्रजाति, देसी कुत्ते यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन इनके अंतर्गत विविधता पाई गई, तो यह विविधता क्या कहलाएगी, समुदाय कहलाएगी। अब इसी लगे हाथ हम परितंत्र को भी देख लेते हैं। जैसे आपने उधर ग्रामीण लिया है, तो हम इधर एक दूसरा परितंत्र रख देते हैं। कौन सा परितंत्र, शहरी परितंत्र रख देते हैं। अब देखिए यहां आपने कुत्ता लिया, जैसे हमने आप देखा कि आपने यहां देसी कुत्ता, तो शहर में भी देसी कुत्ते पाए जाते हैं। लेकिन क्या शहर और गांव के देसी कुत्ते जैसे होते हैं? रात के 12 बजे आप मोटरसाइकिल लेकर के गांव की सड़कों पे निकले और देसी कुत्ता आपको देख लिया, तो कभी इतना तेज तक दौड़ा लेते हैं कि 1-1, 1.5 किलोमीटर आपके पीछे भाग जाते हैं। और कभी कभी कोई बाउंड्री में लड़ जाता है, कभी कोई खेत में गिर जाता है। लेकिन ठीक शहर में वही देसी कुत्ते हैं, सड़क के किनारे लेटे हैं, हाथी आए चाहे कुत्ता आए चाहे आदमी जाए, कोई लेना दे। तो ये जब दो परितंत्र में हम तुलनात्मक अध्ययन कर दिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यह हमारा कहलाएगा परितंत्र जैव विविधता। तो चलिए शॉर्ट नोट्स इसका भी हम बना लेते हैं कि जब हम एक ही परितंत्र के विविध समुदाय के मध्य एक ही प्रजाति की विविधता का पता लगाते हैं, तो इसे समुदाय जैव विविधता कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट, जब हम दो परितंत्र के मध्य एक ही प्रजाति का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो इसे परितंत्र जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए तो ये आपका नोट्स था। अब जैव विविधता के मापन, इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।